वेलकम टू एग्जाम आजकल। आज है 20 अगस्त 2021 और 20 अगस्त 2021 से हरियाणा के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाटा स्टील हरियाणा के रोहतक जिले में रिसाइकलिंग प्लांट लगाने जा रहा है। टाटा स्टील ने यह प्लांट आरती ग्रीन टेक लिमिटेड के साथ मिलकर बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल के आधार पर तैयार किया है। और इस प्लांट में रिसाइकल के लिए जो कबाड़ स्टील को खरीदा जाएगा वो एक ऐप के थ्रू खरीदा जाएगा। और उस ऐप का क्या नाम है? उस ऐप का नाम है फेरो हार्ट। टाटा स्टील मैनेजमेंट का कहना है कि यह भारत का पहला ऐसा प्लांट होगा जो आधुनिक व मशीनी उपकरणों से लैस होगा। और अब जब जिक्र रोहतक का हुआ है तो यह है मैप में रोहतक। इसके गठन की बात की जाए तो 1 नवंबर 1966 को हुआ। रोहतक सर्वाधिक 5 जिलों वाला मंडल है और इसके उपमंडल की अगर बात की जाए तो रोहतक, सांपला व महम है और तहसील रोहतक, सांपला, कलानौर व महम है। उप तहसील की बात की जाए तो लाखन माजरा है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंग अनुपात 867 है। यहाँ की साक्षरता दर 80.22% है। और रोहतक को शुगर सिटी कहा जाता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो रोहतक की स्थापना पंवार राजा रोहतास ब्रह्म द्वारा की गई थी। और महाभारत काल में रोहतक को रोहतिका कहा जाता था। तिलियार झील रोहतक में है। गौकरण तालाब भी रोहतक में ही है और खोखरा कोट का टीला रोहतक में है। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के भी रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं। राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक में ही है जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। और प्राचीन स्थल भोर मठ की अगर बात की जाए तो वो भी रोहतक में ही है। और भगवान बलराम की मूर्ति रोहतक के स्थल भोर से मिली है। जमींदारों का मसीहा कहे जाने वाले सर छोटू राम रोहतक के घड़ी सांपला से संबंधित है और घड़ी सांपला का नाम बदलकर अब सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। सर छोटू राम स्मारक भी रोहतक में ही है। और अगर मंगलयान के नट बोल्ट की अगर बात करें तो वो रोहतक में ही बने हैं। और एशियन पेंट्स उद्योग की अगर बात की जाए तो वो रोहतक में ही है। राज्य का सर्वाधिक 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय MDU यानी कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है जो कि रोहतक में स्थित है और इसकी स्थापना 1976 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा की कितनी आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। और ये कौन कौन सी है? तो गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर नेशनल पार्क और झज्जर जिले के भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को ही रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। बताना चाहूंगा कि ये दोनों आर्द्र भूमियां शीतकालीन मौसम में प्रवासी पक्षियों के लिए आरामदायक स्थल प्रदान करने के साथ साथ पर्याप्त भोजन भी उनको प्रदान करती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रामसर स्थल। तो ये रामसर स्थल क्या है? तो रामसर स्थल ईरान के उत्तर में कैस्पियन सागर के पास स्थित एक तटीय शहर है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रवासी जल पक्षियों के आवास के गिरावट को देखते हुए रामसर शहर में 1971 में एक सम्मेलन हुआ और इसकी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस को देखते हुए 1975 में एक संधि हुई। और यह क्या करती है? यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए मजबूत ढांचा प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मेजर हरजीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो हाल ही में मेजर हरजीत सिंह को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित है। और अगर और डिटेल में बात की जाए तो ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव बकाना के रहने वाले हैं।
और अब जिक्र हुआ है मेजर हरजीत सिंह जी का। तो आपको बता दूं कि राजपूत रेजिमेंट के मेजर हरजीत सिंह को एलओसी पर अदम्य साहस दिखाने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। और अगर और डिटेल में बात की जाए तो मेजर हरजीत सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के राजौरी सेक्टर में दुश्मनों से लोहा लिया और उनकी गतिविधियों को असफल करने में अहम भूमिका निभाई और इसीलिए इनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। और जिक्र कुरुक्षेत्र का हुआ है तो यह मैप में कुरुक्षेत्र, इसके गठन की बात की जाए तो 23 जनवरी 1973 को इसका गठन किया गया था और ये अंबाला मंडल में आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1530 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 9,64,655 है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का लिंग अनुपात 888 है। साक्षरता दर 76.31% है। उपमंडल थानेसर, पेहोवा, शाहाबाद है। उपमंडल की अगर बात की जाए तो थानेसर, पेहोवा और शाहाबाद है। तहसील थानेसर, पेहोवा व शाहाबाद ही है और इसकी उप तहसील लाडवा, इस्माइलाबाद, बैबेन है। उपनामों की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र को धर्मनगर, धर्मनगरी, तीर्थराज कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की स्थापना राजा कुरु के द्वारा की गई थी। वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है और श्री कंठ जनपद की राजधानी कुरुक्षेत्र थी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन की अगर बात की जाए तो इसका गठन 1 अगस्त 1968 को हुआ और इसके अध्यक्ष हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और इसके उपाध्यक्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर है। आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो बोर्ड है उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल है और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। कुरुक्षेत्र में अगर कुल तीर्थ स्थलों की अगर बात की जाए तो 360 है और राजा युधिष्ठिर द्वारा निर्मित चंद्रकूप कुआं भी कुरुक्षेत्र में ही है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के भोर सैदान में है और कुरुक्षेत्र ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। गुरुद्वारा, राजघाट, पैराकीट पर्यटक स्थल और द्रोणाचार्य स्टेडियम कुरुक्षेत्र में ही है और पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क व तपोवन पार्क कुरुक्षेत्र में स्थित है और हरियाणा की संस्कृति संग्रहालय धरोहर वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का जो युद्ध हुआ था जो 18 दिन तक चला था वो भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था और कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर तीर्थ स्थल पर बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा? तो हरियाणा में जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा वो है ममता पालीवाल जी। ममता पालीवाल जी को प्रदान किया जाएगा। तो ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है ममता पालीवाल जी। ममता पालीवाल जी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी की स्कूल प्रवक्ता है। साथ ही आपको बता दूं कि 5 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह 2021 आयोजित किया जाएगा, जहां पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा ममता पालीवाल जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के दीपक नेहरा ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो हाल ही में जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप रूस में आयोजित की गई थी और इसमें हरियाणा के दीपक नेहरा ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो दीपक नेहरा ने प्राप्त किया है, ये देखिए इमेज में यही है दीपक नेहरा और ये रोहतक जिले के निदाना गांव के रहने वाले हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि दीपक नेहरा ने रूस में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 97 किलो भार वर्ग में हंगरी के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और इसके अलावा भी इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे ये एक बार जूनियर में गोल्ड जीत चुके हैं और अंडर 17 में भी ये गोल्ड जीत चुके हैं
और 2 बार ये खेलो इंडिया में भी गोल्ड जीत चुके हैं, साथ ही 5 बार से अधिक नेशनल लेवल पर ये गोल्ड जीत चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरा ओलंपिक टोक्यो में हिस्सा ले रहे 54 खिलाड़ियों में से हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल है? पैरा ओलंपिक टोक्यो में हिस्सा ले रहे 54 खिलाड़ियों में से हरियाणा के कुल 19 खिलाड़ी शामिल है। ये देखिए इमेज में, यही है हरियाणा के 19 खिलाड़ी और इन 19 खिलाड़ियों में से 4 खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है, 4 खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित है, 3 खिलाड़ी क्लब थ्रो से और 2 खिलाड़ी डिस्कस थ्रो से संबंधित है। साथ ही ऊंची कूद से 1 खिलाड़ी, पावर लिफ्टिंग से 1 खिलाड़ी, शॉट पुट से 1 खिलाड़ी, आर्चरी से 1 खिलाड़ी, ताइक्वांडो से 1 खिलाड़ी और बैडमिंटन से 1 खिलाड़ी है। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर टोटल 19 खिलाड़ी है। अच्छा, ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है ये कब से कब तक चलेंगे? तो ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जापान की राजधानी टोक्यो में चलेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हरियाणा के कितने लाख परिवार लाभान्वित होंगे? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हरियाणा के कुल 27 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के 27 लाख परिवारों के 1.22 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अच्छा, इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क दिया जाएगा। और इस योजना की टैगलाइन क्या है? तो इस योजना की टैगलाइन है जन जन राशन घर घर राशन। क्या है? जन जन राशन घर घर राशन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में हरियाणा में किस शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हाल ही में हरियाणा में गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मोस्टली आप सबने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि फला फला आदमी ये गोरख धंधा चला रहा था, फला फला आदमी वो गोरख धंधा चला रहा था इत्यादि, या सिंपली ये कहे कि गलत कामों को गोरख धंधा शब्द के साथ जोड़कर बताया जाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में गोरखनाथ समुदाय के प्रतिनिधि मंडल द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर से मुलाकात की गई और उन्हें बताया गया कि गोरखनाथ जी एक संत थे और कहा कि किसी भी राजभाषा में या भाषण में गोरख धंधा ये शब्द गोरखनाथ जी के अनुयायियों को ठेस पहुंचाता है। इसी वजह से अब हरियाणा में ये शब्द गोरख धंधा इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोनीपत में आयोजित 55वीं हरियाणा राज्य एवं अंतर जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में अन्वी फोगाट ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? तो सोनीपत में आयोजित 55वीं हरियाणा राज्य एवं अंतर जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में अन्वी फोगाट ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आपको इमेज में दिख रही होंगी, यही है अन्वी फोगाट और ये रोहतक जिले की है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि ये सोनीपत जिले के डीपीएस स्कूल की छात्रा है और अन्वी फोगाट ने अंडर 11 में गोल्ड जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है ये 17 अगस्त से शुरू हुई थी और ये 21 अगस्त तक चलेगी। इसमें हरियाणा भर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि अन्वी फोगाट अपनी ममेरी बहन खुशी हुड्डा को अपना आदर्श मानती है और इनकी ममेरी बहन खुशी हुड्डा एक इंटरनेशनल गोल्फ प्लेयर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में हरियाणा से मदद मांगी है? तो हाल ही में थाईलैंड ने कोरोना के खिलाफ जंग में हरियाणा से मदद मांगी है। आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने बताया कि इस वक्त थाईलैंड में कोरोना संक्रमण बहुत फैला हुआ है और जिस तरह से हरियाणा सरकार ने कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी, उससे प्रभावित होकर थाईलैंड सरकार ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि वो भी अपने देश में कोरोना से जंग लड़ने हेतु हरियाणा मॉडल को अपनाना चाहते हैं
और साथ ही श्री अनिल विज जी ने यह भी बताया कि जल्दी ही हरियाणा के डॉक्टर व अधिकारी कोविड-19 के मामले पर जल्दी ही थाईलैंड के डॉक्टरों व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 100% फसलों का पंजीकरण कराने की मुहिम में हरियाणा सरकार ने कृषि विभाग को किस फसल के पंजीकरण पर फोकस करने के निर्देश जारी किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बासमती धान। और मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो विद डिटेल हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भेजा करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें। और आज की वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें विद डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। साथ ही आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पर्सनल एडवाइस हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर सर्च कीजिए एग्जाम आज कल और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एग्जाम आजकल इस यकीन के साथ आपसे विदा लेता है कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।